जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज हम लोग इसमें थोड़ा अलग वे में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्लासेस चल रही है, ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है जिसमें भी जीके जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, भले ही ये टारगेट बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन को लेकर के है, बट अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस कांस्टेबल का या मद्य निषेध का या ईएमआरएस का, सीधी सी बात है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल मैंने सेट किया है वो वाकई में आप तब आप बताना मुझे जब आप एग्ज़ाम दे करके आना, तो मतलब बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और एक रिदम के अनुसार मैं इसको सेट करता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन का जो लेवल है वो अप डाउन ना हो। एक क्वेश्चन इस तरीके से सेट कर रहा हूँ जो 2020 के बाद से जो कंपटीशन काफ़ी पीक पे पहुँचा है, और उसके बाद जो एजेंसियाँ पेपर सेट कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए पेपर को सेट कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी। हाँ, एक बात और करना चाहूँगा आप सभी से कि आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हो मैक्सिमम लोग, तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा आउटपुट मिलने वाला है। जो जीके जीएस के क्वेश्चन है, इसका जो एनालिसिस, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, मुझे लगता है कि वो बेहतर है। और आप लोग एक एक बातों को अगर कंसंट्रेट होकर के सुनोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, आज हम लोग एक मुद्दे पे बात करते हैं। आपको ये बातें बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में कि पहले मैं क्या करता था कि मिक्स्ड क्वेश्चन आता था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, मतलब कि एक पक्का पकाया खिचड़ी समझो, जिसमें कि सब कुछ रखा हो। चावल में सब कुछ रखा हो, चावल के साथ साथ उसमें 2-3 प्रकार का दाल भी रखा हो, टमाटर भी रखा हो, उसके बाद गोभी भी छोटा छोटा काट के मैं रख दिया हूँ। जैसे मैं खिचड़ी भी बनाता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स खिचड़ी ही बनाते हैं शनिवार और बुधवार को, बाहर रहने वाले। तो ऐसे मुझे शायद अच्छा नहीं लगता है का पढ़ना, खास करके खिचड़ी खाना तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके का। तो मैंने क्या किया, आप सभी से सजेशन लेना चाहता हूँ ये कि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप चले। पहले हिस्ट्री को कवर करते हैं, देन उसके बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे, देन उसके बाद पॉलिटी को, देन उसके बाद इकोनॉमिक्स को, उसके बाद स्टैटिक पार्ट पे साइंस के पार्ट पे आएंगे। तो हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट में है, आप सभी को पता है। एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और मिडाइवल और मॉडर्न और एंशिएंट, इससे ये तीनों हिस्ट्री है। इसमें भारत का इतिहास भी आ जाएगा और बिहार के इतिहास को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसमें बिहार से के सापेक्ष में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं 300 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा। मिडाइवल हिस्ट्री का मैं 200 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा और मॉडर्न हिस्ट्री का 500 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन इतना नहीं होगा, क्वेश्चन कम ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा 500 से ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन करके टोटल वो हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो इस तरीके से आज से मैं आप लोग बताना कि सही रहेगा या पहले जैसे मैं करता था सेम वैसे ही रहेगा। सही मिक्स्ड क्वेश्चन सही रहेगा या स्टेप बाय स्टेप चलूँ मैं क्वेश्चन एंशिएंट, फिर उसके बाद एंशिएंट का स्टार्टिंग से टॉपिक, ठीक है, उसके बाद मेडावल का स्टार्टिंग से टॉपिक और मॉडर्न का स्टार्टिंग से टॉपिक करके स्टेप बाय स्टेप चलूँ या मिक्स्ड क्वेश्चन करके चलूँ, तो वो चीज़ें आपको बताना है। फिलहाल आज तो इसी तरीके से चलेगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेट कर रखा है, क्योंकि मेरा माइंड जो कहता है अंदर से वो चीज़ें लगता है कि ये सही ही है, लेकिन आप लोग बताना। आज का क्विट है और ये हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, ये भागवत गीता में कहते हैं कि निर्बलता, मनुष्य के अंदर जो कमियां होती है, निर्बलता होती है, कमजोरियां होती है, वो ईश्वर अवश्य देते हैं, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। आपका मन, ठीक है, जिस तरीके से कार्य करेगा उसी अकॉर्डिंग आप भी ढलते चले जाओगे। भले ही आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, आज तक जीवन में इस धरती पर जो भी लोग आया है या जो भी प्राणी आया है, कुछ न कुछ उसके अंदर कमियां भगवान जरूर देते हैं, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे लड़ते हो और आप उस कमी को अपनी मजबूत कड़ी कैसे बनाते हो। तो ये चीज़ें हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। तो मुझे लगा अच्छा, क्योंकि मैं पर डे क्विट्स लाता हूँ और पर डे का मेरा एक ये रहता है, क्योंकि मैं खुद अपने यहाँ पे ये लगा कर रखता हूँ। आगे चलता हूँ मैं, ये सब चीज़ें हो चुका था, 64 तक हो गया था। हाँ, देखिए हम लोगों ने बात किया था इस पे, हाल ही में संपन्न मलाबार अभ्यास का 27वां संस्करण में कौन कौन देश भाग लिया है। तो अब जो लोग देखते हैं लास्ट तक वो लोग रिप्लाई दिए हैं और सही भी है उनका आंसर। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये क्वाड का भी हिस्सा है, क्वाड, ठीक है, ठीक है।
क्वाड का भी ये लोग ये चारों कंट्री जो है हिस्सा है, ठीक है। और क्वाड का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसमें चारों देश अभी भाग लेता है। 1992 से ये शुरू हुआ था। 1992 में सिर्फ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, इंडिया एंड यूएसए, ठीक है, दोनों मिल करके इस अभ्यास को शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ था कि 1992 के बाद 2007 में इसमें सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हो गया था। फिर 2008 में चीन के बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप की वजह से ऑस्ट्रेलिया और जापान इससे हट गया था। फिर 2008 में जापान इसका स्थायी सदस्य बना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2008 में फिर जापान बनता है सदस्य, धीरे धीरे ये सब चीज़ें होने लगता है। 2017 में क्या होता है, 2017 में क्वाड का निर्माण होता है और ये चारों कंट्री मिलकर के अब इस तरीके से अभ्यास करता है। यह अभ्यास पहले हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में प्रशांत महासागर के तट पे ही इसका आयोजन किया गया था। तो ये जो अभ्यास है ये भारत के कूटनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन जिस तरीके से वन बेल्ट वन रोड जो है उसका OBOR उसके माध्यम से जो व्यापारिक दृष्टिकोण से समुद्र के ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वो कई हद तक भारत इस पे सफल हो रहा है, उससे आगे हो रहा है। और ये जो मलाबार नौसैनिक अभ्यास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत के सापेक्ष में। तो इसको याद रखना है आपको, क्योंकि आप लोग उस लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे। ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कब क्या कहाँ चल रहा है, किस देश का किस देश के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक, ये सब चीज़ें मुझे अच्छे से पता रहता है हमेशा, क्योंकि मैं अपडेटेड रहता हूँ। तो आएंगे उस समय जिस समय हम लोग का वो लेवल होगा, जिस समय हम लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। आज का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है, प्राचीन भारत और बिहार का इतिहास। प्राचीन भारत और प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल, डिसालपुर, राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो। आपको बताना है आंसर। आपको अपने पहले देख लेना है कि आपका इसमें से कौन सही हो रहा है, फिर मैं बताऊंगा। देखिए तो इसमें से जो सबसे चारों में से सबसे जो सटीक आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ पे? लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पे है। हाँ, और इसका SR राव मतलब रंगनाथ राव, हाँ, SR राव भी कहीं लिखा रहेगा, ठीक है। SR राव ने इसकी खोज की थी, ठीक है। RAO या रंगनाथ राव लिखा रहता है, ठीक है, रंगनाथ राव। तो इसी ने इसका खुदाई वगैरह किया था लोथल का, और एक और है रंगपुर, दोनों का। ये दोनों गुजरात में पड़ता है, ये भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। राखी गढ़ी हरियाणा में पड़ता है, और ये क्योंकि देखिए हड़प्पा जो सभ्यता है वो कुछ भारत में है और कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। तो भारत के जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है वो राखी गढ़ी ही है, माना क्या जाता है, राखी गढ़ी है ही, ठीक है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। और पूरे हड़प्पा सभ्यता का पूछे कि सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन है, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसको याद रखना। लोथल के बारे में आपको बता दिया। लोथल क्योंकि अब सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल भी यही है, लोथल। तो ये चीज़ें हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हम लोगों ने बात की कालीबंगा, राखी गढ़ी, लोथल और डावरकोट, ठीक है। ऐसे टावरकोट करके इसको तो छोड़ो यार। तो इसमें से आपको पता ही होगा कि लोथल होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि भारत में जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो भारत के, मैं बता दूं आपको किस साइड में होगा, ये हो जाएगा पश्चिम साइड, वेस्ट साइड में। हाँ, वेस्ट साइड में ही है, भारत के वेस्ट और ऊपर नॉर्थ कह सकते, वेस्ट नॉर्थ साइड में है, पाया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये पाकिस्तान पड़ जाता है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान, यहाँ पे ईरान वगैरह है, और यहाँ पे गुजरात है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम ही 1-2 स्थल है, नहीं है उत्तर प्रदेश में मिला करके, चलो कोई इंपॉर्टेंट हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा में, इसी 4 जगह पे मुख्य रूप से हड़प्पाकालीन स्थल पाया जाता है।
तो जो हड़प्पाकालीन स्थल है गुजरात का वो लोथल है, ठीक है, लोथल और रंगपुर, ये दोनों गुजरात का हड़प्पाकालीन स्थल है। राखी गढ़ी मैंने बता दिया हरियाणा का है। और कालीबंगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान में घंघर नदी जिसे हम लोग सरस्वती नदी बोलते हैं उसके तट पे कालीबंगा। यहाँ से जुते हुए खेत के हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वही चीज़ें बोलता हूँ जो चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं कि मैं उसमें डिटेल में आप लोगों को बताने लगूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है वो मुझे पसंद ही नहीं है। सो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 होगा ये हम लोग का। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? जो प्रथम मानव जीवाश्म है, मानव से संबंधित जो भी मानव के कंकाल तंत्र हैं, मानव से संबंधित साक्ष्य सबसे पहले कहाँ पे प्राप्त हुआ था, किस नदी के तट पे प्राप्त हुआ था? तो वैसे आप सभी को पता होगा, जब आप लोग 6th क्लास का NCERT पढ़ रहे होंगे, तो जो लोगों के NCERT पढ़ने का तरीका पता है वो लोग तो बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर दे दिए होंगे अभी तक, क्योंकि NCERT में जब आप जाओगे तो पहले NCERT 6th क्लास का पहले चैप्टर में जो दूसरे या तीसरे पेज पे जो मैप दिया हुआ है ना, उसी मैप में आपको ढूंढने के लिए बोलता है कि सबसे पहले मानव का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो नर्मदा नदी पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप NCERT पढ़ने जाओगे तो आपको वही स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पे प्रथम मानव जीवाश्म पाया गया है। उसका किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ है, ये बताया गया है। किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ जहाँ पे मेहरगढ़ पड़ता है, वहाँ पे महिलाओं बढ़ चढ़ करके काम करती थी। और सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती वहीं पर हुई, वहीं पर भेड़ बकरी ये सब चीज़ें पाला जाता था। ये NCERT का बुक मैं बता रहा हूँ जो मुझे याद है। उसके बाद एक आएगा गंगा का, बताएगा कि जो गंगा का जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग, वहाँ पे मगध था जो 2500 ईसा वर्ष पूर्व पहले बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। ईरान तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके बाद सिंधु नदी के बारे में ये सब चीज़ें वहीं पर बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी, क्योंकि नर्मदा नदी पर ही सबसे पहले मानव जीवाश्म पाया जाता था। मानव यहीं पे नर्मदा नदी तट पे ही रहता था, और नदी के तट पे ही रहता था स्वाभाविक है, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। तो उस समय क्योंकि उस समय चापाकल तो होता नहीं था, जो आदि मानव उस समय हुआ करते थे, तो वो लोग नदी तट पे रहते थे। दूसरा फायदा ये होता था उन लोग को, क्योंकि नदी के तट पे ही जो जानवर होता है, जो एनिमल्स होते हैं, वो अपनी पानी पीने के लिए वो यहीं पे आते थे, तो इससे उसको आसानी से शिकार भी हो जाता था। क्योंकि आदि मानव जो होता है वो खाद्य संग्राहक जो की भूमिका का काम करता था, वो लोग शिकार करता था जानवरों का। तो जानवर भी पानी पीने के लिए आता था, तो ये लोग उसका शिकार कर लेते थे, तो 2 फायदा होता था। इसलिए वो लोग खास करके ज़्यादातर करके नदी तट पे ही रहते थे। आगे चलते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग आपको पता होगा, जैसे कलिंग विजय के बारे में आएगा, ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि ये अशोक के बारे में है, जो मौर्य वंश के शासक जो अशोक है उसके बारे में आता है। तो मास्की अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ये सब अभिलेख जो है रिलेटेड है अशोक से। और हाथी कुंभा अभिलेख, चारों में से आपको बताना है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग विजय के बारे में कुछ न कुछ बताया गया है। वैसे कलिंग विजय कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अशोक ने उसे मतलब अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे लड़ाई वगैरह नहीं करना है, और उन्होंने धम्म नीति को अपना लिया था, हाँ, और उन्होंने धार्मिक राह पे चलना शुरू कर दिया था। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अशोक के बारे में हम लोग बाद में, ठीक है। तो इसमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें कि कलिंग अभिलेख के बारे में बताया गया। ये जो हाथी कुंभा अभिलेख, हाथी कुंभा ऐसे करके होगा, गुफा अभिलेख, ये आपको प्रयागराज में मिलेगा, इलाहाबाद में। और इसमें खारवेल का जो राजा है उसके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। और अशोक के जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो अशोक के 13वें जो बृहद शिलालेख है, जिसे हम लोग बृहद शिलालेख बोलते हैं, बृहद शिलालेख, उस कलिंग विजय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख है, उसमें कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ? आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। टेराकोटा का जो हल है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? वनावली से। लेकिन जो हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है, हल से जुते खेत के साक्ष्य हैं, वो आपको राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हल से जुते खेत के जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेकिन जो टेराकोटा का जो हल होता है, मतलब जो खेलने के लिए जो मिट्टी के
जो हल वगैरह बनाए गए थे, मिट्टी के हल वगैरह जो बनाए गए थे बच्चों को खेलने के लिए, उसे हम लोग टेराकोटा का हल बोलते हैं। हाल यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है यार, सुबह का टाइम है, समझे, प्रॉब्लम हो रही है, नींद आ रही है, बट कोई बात नहीं। टेराकोटा का जो हल है उसका साक्ष्य मिला है बनावली से। कहाँ से? बनावली से। आप सभी को पता होना चाहिए धौलावीरा कहाँ है, आपको बताना है। धौलावीरा किस राज्य में पड़ता है, आपको बताना है। धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए। जल संचय प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, लोथल के बारे में बता ही दिया, कालीबंगा के बारे में बता ही दिया। चलो आगे चलते हैं। कौन सा नौपसानिक स्थल तमिलनाडु में है? देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बहुत ही स्पीड में टाइपिंग करना पड़ता है। हाँ, तो नौपसानिक स्थल, ठीक है। पूरा पसानिक स्थल, मध्य पसानिक स्थल, नौपसानिक स्थल जो है उसके बारे में। तो नौपसानिक स्थल जो है, नौपसान का मतलब होता है नौ मतलब नया, ठीक है, और पसानिक मतलब पसान का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। नए पत्थर के जब औजार अलग तरीके से बनाए जाने लगे तो उसको नौपसानिक स्थल में बताएगा, ठीक है। पूरा पसान का मतलब होता है पूरा का मतलब पुराना, पसान मतलब पत्थर। पुराने पत्थर के जो औजार थे पाए गए हैं, और उसको पूरा पसान काल में ऐसे ऐसे हिस्टोरियन जो भी हमारे इतिहासकार है उसने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इससे आसानी होती है इतिहास को पढ़ने में। तो देखो मैं बता देता हूँ, इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा नौपसानिक स्थल। तो तमिलनाडु में जो है वो पयमपल्ली है। पयमपल्ली तमिलनाडु में है, ठीक है। और उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। उतनूर आंध्र प्रदेश में। चिरांद आप सभी को पता है बिहार में होगा। और यहीं से क्या हुआ है कि हड्डी और पत्थर के जो औजार होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिहार से ही के चिरांद से ही पाया गया है, ठीक है। और गुफ कराल जो है, गुफ कराल ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बुर्ज होम वगैरह भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे हम लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं? परुष्णी या किस ऐसे नाम से जानते हैं? छोड़े यार, ये तो नदी का नाम है। परुष्णी का युद्ध, जिसे हम लोग नदी के नाम से भी जानते हैं, ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है। परुष्णी, जिसका रावी, जिसे हम लोग रावी के नाम से जानते हैं, पुराना नाम है इसका, ठीक है। जैसे झेलम का पुराना नाम वितस्ता हो गया, ठीक है। सरस्वती का घंघर हो गया। ऐसे ही सभी नदी का पुराना अपना अपना नाम था। तो रावी नदी का पुराना नाम है परुष्णी, और इसी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी नदी पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। आगे चलते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ये किसी न किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? गंगा में का जो मैदान था, ठीक है, उसके जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको क्या कहा जाता था? इस चारों ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। अनर्थ, तक्षशिला, और ये कॉल, ये शायद मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, बिकॉज आप सभी को ये पता है तक्षशिला जो है ये तो शायद सिंधु नदी के आसपास में है, ठीक है। सिंधु नदी के आसपास में चला जाता है ये, इसको तो छोड़ ही दो। अनर्थ को छोड़ो, कॉल को छोड़ो, ही उपयुक्त में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गंगा के जो दक्षिणी छोर था उसको मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, जो फिलहाल में बिहार है अपना, ठीक है। मगध प्राचीन काल में सबसे पुराना और सबसे पुराना बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है, जो ब्रिटिश साम्राज्य से भी काफ़ी बड़ा था। इसका जो मगध साम्राज्य जो था वो ईरान तक फैला हुआ था। आगे, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है, ठीक है, एक देवगढ़ का मंदिर है। और इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं के पास गढ़वा मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, प्राचीन काल की मूर्तियाँ उसमें अभी भी विराजमान है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास के गढ़ना मंदिर में जो मूर्तियाँ है वो किस काल, ठीक, किस कला के लिए के महत्वपूर्ण अवशेष है? किस कला के? मौर्य कला, गुप्त कला, राष्ट्रकूट कला और मीरा कला। ये तो मजाक है यार, छोड़, मीरा कला मैंने लिख दिया है, ठीक है। गुस्सा आता है तो कभी कभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। तो आपको बताना है कि जो ये दोनों में से जो ये दोनों मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो किस कला के हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला। क्या हो जाएगा? गुप्त कला, गुप्त कला, इसको याद रखिएगा। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? जो उपदेश होता है, जो ज्ञान, किसी दूसरे को अपना ज्ञान बांटना, ठीक है, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में। और जिसे अपना पहला उपदेश देना होता है
वो कहाँ पर दिए थे। तो ये बहुत ही आसान है, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ MCQ पे भरोसा करते हैं, उसके लिए नया हो सकता है। सारनाथ में, कहाँ पे? सारनाथ में। हाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। उन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में, और उनकी मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, शायद कुशीनगर में हुआ था। हाँ, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था, उनकी माता जी का नाम क्या था, ठीक है। ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म से परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ पे? सारनाथ में दिए थे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है ये वाला, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम, हाँ चलिए ये क्वेश्चन देखना है आपको, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम, क्योंकि बिहार के सापेक्ष में मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था किसके द्वारा? देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना वैसे अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने, ठीक है। गंगा और सोन नदी के संगम के एकदम तट पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना अजातशत्रु ने किया था। बट राजधानी जो है, राजगृह से राजधानी स्थानांतरित करने का जो श्रेय है वो उदयीन को जाता है, उदयीन को जाता है, ठीक है। उदयीन को, किसको? उदयीन को। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन, ये सब हर्यक वंश के शासक हैं। जो सबसे पहला शासक था मगध साम्राज्य का, ठीक है। उसके बाद तो बहुत सारे शासक आते हैं, मौर्य वंश वगैरह, ठीक है। तो ये जो उदयीन है, इसने ही क्या किया था, राजगृह से पाटलिपुत्र जो पहली बार राजधानी को स्थानांतरित किया था। बट पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की बात हो तो अजातशत्रु द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, पाटलिपुत्र में जो क्योंकि 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। कितनी जैन संगीतियाँ हुई थी? 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, और दोनों जैन संगीतियाँ के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली जो जैन संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और दूसरा जो जैन संगीति हुआ था वो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। तो पहले के जो अध्यक्ष थे, प्रथम जो जैन संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और द्वितीय का शायद सुधर्मन ऐसे करके नाम, मुझे इसमें शायद मिस्टेक लग रहा है। मुझे वो फर्स्ट वाला एक मिनट कन्फ्यूजन हो रहा है। मुझे लग रहा है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो एकदम पूरा मुझे पता है स्थूलभद्र ही थे, ठीक है। और उस समय ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक थे, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला आप लोग बताना, मुझे याद नहीं आ रहा है। पाटलिपुत्र में तो हुआ था वो मुझे याद है, लेकिन सेकेंड जो गुजरात के वल्लभी में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में हुआ था ये मुझे नहीं पता है, तो आप लोग बताना, ठीक है। मतलब याद नहीं आ रहा है, नाम कुछ अटपटा सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में मुख्य भूमिका सौंपी गई है? देखिए, मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चन किया वो प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट में जो भी 2, 3, 4 क्वेश्चन होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स हाल फिलहाल के होंगे जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, या किसी भी एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हाईलाइटेड होता है वही करंट अफेयर्स क्या होता है कि पूछा जाता है किसी भी एग्जामिनेशन में। तो मैं बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षक, ठीक है, बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल में मुख्य भूमिका सौंपी गई है किसे? तो भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, जो आपको CAG है, ठीक है, CAG जिसे हम लोग कैग बोलते हैं। आपको बताना है कि कैग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, कैग किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के, ठीक है, लेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक है, और इन्हीं को क्या बनाया गया यूनाइटेड नेशन में, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के बाहरी लेखा परीक्षकों का पैनल का मुख्य भूमिका सौंपा गया इनको, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, देखो अगला, पृथ्वी के कोर में रहस्यमय ई प्राइम परत की खोज किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ का करंट अफेयर्स देखते हैं, और तो छोड़ो, मैं जो आपको टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ पर डे का करंट अफेयर्स, वो पढ़ोगे तो भी आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप कर दोगे। पृथ्वी के कोर
पृथ्वी के कोर क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सादे पेज यहाँ देता हूँ, ठीक है, यहीं पाता हूँ। देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के 3 परत है। ऐसे मैं पृथ्वी का पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है, क्रस्ट है, जिसे हम लोग भूप्रपत्ति बोलते हैं, क्रस्ट है, ठीक है। और ये क्या है, मेंटल है, ठीक है, मेंटल है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। और ये जो है नीचे का जो भाग है, मेंटल के नीचे जो है एक क्या है, एक है कोर को 2 भागों में बांटा गया। ये कोर है, ठीक है, कोर को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ये बाहरी कोर है और ये आंतरिक कोर है, ठीक है। आंतरिक कोर के बारे में बताया था कि इसमें ज़्यादा निफे पाया जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा निफे पाया जाता है। तो इसी कोर को, नीचे कोर को है, इसी कोर में एक अलग परत का पता लगाया गया है। किस वैज्ञानिक द्वारा लगाया गया, ये देखो आप लोग यहाँ पे कह रहा, पृथ्वी के कोर में रहस्यमय ई प्राइम परत, ठीक है, एक नए प्राइम परत जिसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया है ई प्राइम परत। इसकी खोज जो है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, कौन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। अब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी आपको लगेगा कि कहाँ का है, तो आप जाकर के गूगल पे सर्च करो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी किस देश में है, और आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ये जो होमवर्क है थोड़ा हल्का पड़ जाए। कि वैज्ञानिकों से शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पृथ्वी के कोर से सबसे बाहरी हिस्से में एक रहस्यमय परत का पता लगाया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, ये टेलीग्राम पे चल जाएगा एक PDF। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। लश्कर ए तैयबा, जिसे मैं नाम लेता हूँ, आपको याद होना चाहिए 26/11 आने वाला है, कल ही है 26/11, या आप लोग देख रहे होंगे या देख लिए होंगे 26/11 को, तो ये आज है। और 26/11 अगर 27 तारीख को देख रहे हैं, 26 के बाद देख रहे हैं, तो आप लोग समझ जाना। तो 26/11 का हमला जो हुआ था वो लश्कर ए तैयबा के आतंकी संगठनों द्वारा ही किया गया था। मुंबई के ताज होटल पे किया गया था 26 नवंबर 2008 को। तो इसी को लेकर के किसने इसको, भारत तो पहले ही घोषित कर चुका है लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी। आपको बताना है, क्योंकि अभी मैं हिंट दे देता हूँ, अभी जो 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम वैसे हो चुका है, हाँ, तो उसी में से कोई एक देश ने इसको बताया है, आतंकी संगठन घोषित किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है कि बहुत सारे देश जो है मिल करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, तो उस आतंकवादी को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं, ठीक है। गाजा पट्टी में जो हमास का जो युद्ध चला था, हमास जो एक आतंकी संगठन है, इसको भारत अभी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, लेकिन इसको मैं बता देता हूँ, अमेरिका, USA, ठीक है, अमेरिका ब्रिटेन, उसके बाद क्या है, अमेरिका ब्रिटेन कनाडा, ठीक है, अमेरिका ब्रिटेन कनाडा, यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय संघ है वो, उसके बाद 3-4 और देश है जिसने इसको हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। लेकिन लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी घोषित किसने किया है वो आपको बताना है, ये आपका टास्क है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। मतलब कि कैसे मैं इतना देर तक बोल पाया हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। टाइम हो चुका है सोने का मेरा, हाँ, और क्योंकि 5:11 हो चुका है सुबह का, हाँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। फिलहाल आप लोग जो भी आप लोग को ओपिनियन होगा कमेंट बॉक्स में बताना। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, अभिनंदन।